मैं डॉक्टर सरिता दुबे, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय दूधाधारी बजरंग स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रायपुर। आइए आज हम एमए प्रीवियस सेकंड सेम के सेकंड पेपर में इकाई 5 के अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध का अध्ययन करें। बच्चों, 20वीं शताब्दी की दो महत्वपूर्ण त्रासदियां हैं जिन्हें हम प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। इन्हीं में से द्वितीय विश्व युद्ध का अध्ययन 3 बिंदुओं पर करेंगे। पहला है कारण, दूसरा घटना और तीसरा है परिणाम। बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध विश्व इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना की पृष्ठभूमि को देखने के लिए हम प्रथम विश्व युद्ध में जाएं। आपको पता होगा कि आज तक 2 विश्व युद्ध लड़े गए हैं। दोनों ही विश्व युद्ध को आरंभ करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जर्मनी की रही है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के 2 नेतृत्वकर्ता थे, बिस्मार्क और कैसर विलियम द्वितीय। और द्वितीय विश्व युद्ध को आरंभ करने के लिए जर्मनी के एक नेतृत्व हिटलर को हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। दोनों ही युद्धों को तुलनात्मक ढंग से देखें या दोनों ही विश्व युद्धों के लिए हम जिस देश की जिम्मेदारी तय करें तो उसमें सर्वाधिक जिम्मेदार देश है जर्मनी, जिसने दोनों ही विश्व युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाते हुए उसने संपूर्ण विश्व को 2 बार विश्व युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। आइए इस विश्व युद्ध के कारणों पर हम ध्यान दें। द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों को हम कुछ बिंदुओं में चिन्हित कर सकते हैं। पहला है प्रथम विश्व युद्ध और वर्साय की संधि। बच्चों, ये हम कह सकते हैं कि यदि पहला विश्व युद्ध नहीं हुआ होता तो दूसरा विश्व युद्ध भी नहीं होता, क्योंकि जब पहला विश्व युद्ध आप पढ़ते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध जिन 2 ग्रुपों के बीच में हुआ था और युद्ध की समाप्ति के बाद इन दोनों ग्रुपों में से एक समूह, जिसे हम धुरी राष्ट्र कहते हैं, उसकी हार हुई थी और मित्र राष्ट्र इस प्रथम विश्व युद्ध में जीत गए थे। चाहे जो भी हारा हो, चाहे जो भी देश जीता हो, लेकिन संभवतः दोनों की आकांक्षाएं उस युद्ध में पूरी नहीं हुई थी और केवल ऐसा लगता है मुझे कि केवल विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लगभग युद्ध विराम के रूप में वर्साय की संधि या कहें पेरिस के शांति सम्मेलन से लगभग 20 वर्षों का विराम दोनों ही समूहों ने लिया था और उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज़ किया था। तो प्रथम विश्व युद्ध यदि नहीं हुआ होता तो हम कह सकते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध भी नहीं हुआ होता। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो विजेता राष्ट्रों ने पेरिस में एक शांति सम्मेलन बुलवाया और उस शांति सम्मेलन में सारे राष्ट्र इकट्ठे हुए। पराजित और विजित दोनों ही राष्ट्र वहाँ पर इकट्ठे हुए, लेकिन जर्मनी को वहाँ पर आमंत्रित नहीं किया गया और इस पेरिस के शांति सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण संधि के रूप में बिना जर्मनी को बुलाए हुए जर्मनी के साथ वर्साय की संधि की सारी शर्तें तय की गई और उस एक तरफा अपमानजनक संधि को जर्मनी पर थोप दिया गया। तो प्रथम विश्व युद्ध और वर्साय की संधि ये द्वितीय विश्व युद्ध का प्रथम महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। इसी क्रम में देखें तो दलबंदी, क्योंकि युद्ध हमेशा 2 लोगों में 2 समूहों में होती है। प्रथम विश्व युद्ध में भी 2 समूह थे और द्वितीय विश्व युद्ध में भी 2 समूह थे। तो दलबंदी के रूप में यदि ये देखें तो संपूर्ण विश्व धीरे धीरे 20वीं शताब्दी के चौथे दशक के आते आते 2 समूहों में बट गया था, जिसे हम मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र कह सकते हैं। और इन दोनों समूहों के बीच में ही द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। तीसरा कारण द्वितीय विश्व युद्ध का लिया जा सकता है शस्त्रीकरण की होड़। बच्चों, आपने यदि पहला विश्व युद्ध पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि शस्त्रों की होड़
इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में कैसर विलियम द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। कोई भी देश पीछे नहीं रहना चाहता था। इंग्लैंड तो पहले से ही नौसैनिक शक्ति में यूरोप में सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन जर्मनी उसको हराकर आगे बढ़ना चाहता था। तो ये प्रतियोगिता, ये प्रतिद्वंदिता इनके बीच में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के आते आते भी ये शस्त्रीकरण की होड़ चलती रही और शस्त्र बनाए गए, शस्त्रों का निर्माण हुआ। इन शस्त्रों का परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध ही है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब घटनाएं विश्व युद्ध की आरंभ हुई तो शस्त्रों का खुलकर उपयोग हुआ और इसमें अणु बम, परमाणु बम का उपयोग भी किया गया था। तो शस्त्रीकरण की होड़ को हम विश्व युद्ध का एक कारण मान सकते हैं। राष्ट्रसंघ की निर्बलता भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक बड़ा कारण थी। राष्ट्रसंघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए गठित की गई थी और इसके निर्माण का सारा श्रेय राष्ट्रपति अमेरिका के वुड्रो विल्सन और उनके 14 सिद्धांतों को दिया जा सकता है, जिसके आधार पर राष्ट्रसंघ का निर्माण 1920 में हुआ, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था के लिए हुआ। लेकिन राष्ट्रसंघ के निर्माण में कुछ मूलभूत दुर्बलताएं थी, जिनके चलते राष्ट्रसंघ एक ताकतवर संस्था के रूप में न उभर सकी और धीरे धीरे अपनी दुर्बलताओं के तले राष्ट्रसंघ धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती गई और सारे यूरोपीय राष्ट्र, विश्व के राष्ट्र राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़कर स्वच्छंद रूप से शस्त्रीकरण की होड़ में दौड़ने लगे, साम्राज्यवाद की होड़ में दौड़ने लगे और राष्ट्रसंघ इन राष्ट्रों पर कोई नियंत्रण नहीं लगा सका। तो राष्ट्रसंघ की निर्बलता को भी हम एक बड़ा कारण मान सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का। साम्राज्यवाद भी एक महत्वपूर्ण कारण है, प्रथम विश्व युद्ध में भी और द्वितीय विश्व युद्ध में भी। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को एक महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है, जिसके तले सारे यूरोपीय राष्ट्र, सारे बड़े राष्ट्र विभिन्न क्षेत्रों में अपनी शक्ति का परिचय देने लगे, अपनी शक्ति बढ़ाने, अपने साम्राज्य बढ़ाने का प्रयास करने लगे। परिणाम ये हुआ कि हर क्षेत्र में ये राष्ट्र आपस में टकराने लगे और इसी टकराहट का अंजाम था द्वितीय विश्व युद्ध। अधिनायक तंत्र का उदय भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक बड़ा कारण है। अधिनायक तंत्र के रूप में आपने नाम सुना होगा हिटलर और मुसोलिनी का। हिटलर जर्मनी में नाजीवाद का प्रणेता था, मुसोलिनी इटली में फांसीवाद का प्रणेता था। ये दोनों ही तानाशाही शासक थे जो किसी भी राष्ट्र के दबाव में आने वाले नहीं थे, लगातार अपनी शक्ति बढ़ाते जा रहे थे, सशक्त विदेश नीति का निर्धारण कर रहे थे और इन दोनों देशों ने आपस में मैत्री कर ली थी। तो इटली और जर्मनी दोनों मिलकर के एक ताकतवर समूह के रूप में संगठित होते जा रहे थे और इन दोनों ने मिलकर के जापान के साथ अपना हाथ मिला लिया था और तीनों ने मिलकर के रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण किया था। तो बच्चों, अधिनायक तंत्र का उदय या कहें हम हिटलर और मुसोलिनी का उदय और उनकी सशक्त विदेश नीति भी इस द्वितीय विश्व युद्ध का बड़ा कारण बनी। राष्ट्रीय समाजवाद का विकास भी एक बड़ा कारण है द्वितीय विश्व युद्ध का, जिसके अंतर्गत आप जर्मनी को देखें तो जर्मन नेता हिटलर रक्त की शुद्धता पर बल देता था और उसका कहना था कि जर्मन लोग सर्वश्रेष्ठ जाति के लोग हैं, जिनका ये दायित्व है कि वो संपूर्ण विश्व में अपनी शक्ति, अपना विस्तार फैलाएं। और इस तरह से हिटलर की राष्ट्रीय समाजवाद की नीति ने द्वितीय विश्व युद्ध के रास्ते पर सारी दुनिया को खड़ा कर दिया। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण है। प्रथम विश्व युद्ध में जिस तरह की अर्थव्यवस्था संपूर्ण विश्व की रही, उसका दुष्प्रभाव प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के रूप में हुआ और इस आर्थिक मंदी में सारे राष्ट्र उलझ गए। परिणाम ये हुआ कि इन उलझनों से रास्ते निकालने के तरीके के अंतर्गत सारे बड़े देशों ने जो रास्ता चुना, जिस उपनिवेशवाद का रास्ता चुना, जिस साम्राज्यवाद का रास्ता चुना,
जिस तरह से आर्थिक मंदी को सुलझाने की नीति अपनाई, वे सारे रास्ते द्वितीय विश्व युद्ध की ओर ले जाने वाले साबित हुए। तुष्टीकरण की नीति भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण है। तुष्टीकरण, इसका मतलब है कि किसी भी राष्ट्र के सक्रिय विदेश नीति या किसी भी राष्ट्र की, विशेष करके हिटलर और मुसोलिनी की मनमानियों को आंख मूंद करके देखते जाना, उसका विरोध न करना, इस तरह की नीतियां इंग्लैंड और फ्रांस ने अपनाई। उन्होंने जर्मनी का, इटली का, इनकी नीतियों का कोई विरोध नहीं किया और चुपचाप मूक दृष्टा के रूप में देखते रहे। इस तरह तुष्टीकरण की नीति भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक बड़ा कारण बनी। बच्चों, इन विभिन्न कारणों के अलावा एक महत्वपूर्ण कारण है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण के अंतर्गत 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाना इस द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण कहलाती है। इसके पूर्व हिटलर ने रूस के साथ एक अनाक्रमण समझौता किया, रूस को अपने ओर से निश्चिंत किया, उसको मित्रता के बंधन में बांधा और उसके बाद उसने पोलैंड पर आक्रमण किया और पोलैंड के समर्थन में फ्रांस और इंग्लैंड सम्मिलित हो गए और जर्मनी के पक्ष में रूस सम्मिलित हो गया। इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बना 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। इसी घटना से द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ और धीरे धीरे ये छोटी घटना बड़ी घटना के रूप में तब्दील होती गई। सारे राष्ट्र इस विश्व युद्ध में सम्मिलित होते गए और लगभग 61 देशों ने इस विश्व युद्ध में भाग लिया।